कानपुर में गाड़ी चार्ज करने आए थे और कानपुर में गाड़ी की चार्जिंग का ये हाल है कि कंपनीज़ ने लगा रखे हैं बट इन ऑपरेशनल हैं, चल ही नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं। तो चार्जिंग कहीं नहीं हो पा रही है और गाड़ी के अंदर सिर्फ 9% बैटरी रह गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाया जाए। अब 10% दिखा रही है, जैसे ही लोग बैठेंगे इसके अंदर 9% हो जाती है। टाटा मोटर्स के ही एटलीस्ट चार्जर होते तो कम से कम हमारी गाड़ी चार्ज हो जाती है। 8% रह गई है। अब देखते हैं कहाँ पे चार्जर मिलेगा और ये चार्ज हो पाती है या फिर हमें इसको टो करवाना पड़ता है और RSA को बुलाना पड़ता है। आज आ चुका हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, लेकिन मैं हूँ नैनीताल में। दिल्ली से नैनीताल का सफर तो कवर हो चुका है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया, क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और क्या क्या चीजें मुझे पसंद आई हैं। अगर वो चीज देखनी है तो दिल्ली टू नैनीताल वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। लेकिन आज तो आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी को चलाने में कितना मजा आता है, ड्राइव एक्सपीरियंस क्या रहता है। और इस गाड़ी को दिल्ली नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ नैनीताल से कानपुर की तरफ। और कानपुर में कितने चार्जिंग स्टेशंस हैं, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, रास्ते में चार्जिंग स्टेशन है या नहीं, कितना खर्चा मुझे आने वाला है और 9 घंटे का जो ये सफर है 450 किलोमीटर का, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना बढ़ जाता है चार्जिंग की वजह से, वो सारी चीजें बताऊंगा। और साथ ही आप लोग को एक POV फॉर्मेट में, जैसे आप लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हो उस तरीके से बताता रहूंगा कि गाड़ी चलाने में क्या फर्क आ रहा है, ड्राइव किस तरीके से हो रही है। सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है फराज और आज लेकर चलने वाले हैं टाटा की पंच इलेक्ट्रिक को नैनीताल से कानपुर की तरफ। हम लोग ने इस सफ़र में नैनीताल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और अब हम लोग हल्द्वानी पहुँचे हैं। हल्द्वानी में टाटा मोटर्स था और टाटा मोटर्स पे चार्जर भी है, DC चार्जर है यहाँ पे। तो हम लोग चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। पहले एंट्री करानी पड़ती है, उसके बाद हम लोग अब चार्जिंग के लिए गाड़ी को लगाएंगे। हाँ भैया, पंच EV। तो एंट्री वगैरह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अंदर गाड़ी को चार्जिंग पे लगाने के लिए। यहाँ से हम लोग, अच्छा वहाँ पर चार्जर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोगों ने चढ़ाई गाड़ी और वो सामने चार्जर लगा हुआ है। तो ऐसे हम लोग अब तो चार्जिंग पे लगाने वाले हैं। तो जिस टाटा मोटर के चार्जिंग स्टेशन पे हम भरोसे की वजह से आए थे कि टाटा मोटर्स का शोरूम है और यहाँ पर तो चार्जिंग हो ही जाएगी, ये टाटा मोटर्स का शोरूम है गोला गणपति के नाम से। यहाँ पर हम आए थे हल्द्वानी में, रास्ते में हमने यहाँ पर चार्जिंग पे लगाया था। अंदर गए, किसी को नहीं पता, चार्जर चल रहा है, सब कुछ है, वर्किंग है, यहाँ पर पूरी तरीके से लगा हुआ है कि आप चार्जिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी कई बार ट्राई कर लिया, 5 से 6 बार हमने चार्जर लगा के देखा। टाटा मोटर्स की हेल्पलाइन पे भी बात करके देखा, 1800 यहाँ पर इस तरीके से पूरा नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है। बात किया, 2 बार बात किया, उन्होंने रीसेट भी किया बैकग्राउंड से। यहाँ पे टाटा मोटर्स के लोगों को मैंने बुलाया है, उन्होंने बोला कि सर हमको पता ही नहीं है। काफ़ी लोगों को बुलाया, उनके जो एक्सपर्ट थे EV के वो भी आए, उन्होंने भी चेक किया, बट स्टिल हमारा ये काम नहीं हो पाया, गाड़ी यहाँ पर चार्ज नहीं हो पाई। टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कस्टमर परेशान होते हैं और ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर भी हमारी चार्जिंग नहीं हो पाई है। अब हम बिना चार्जिंग के निकलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आगे और चार्जर्स की तलाश करते हैं। टाटा मोटर्स का जो भरोसा था कि यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, तो वो फिलहाल अभी थोड़ा सा टूटता नज़र आ रहा है। बट चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ पर हमें चार्जिंग स्टेशन मिलता है इस पंच EV के लिए। तो हमको चार्जर तो नहीं मिला। अब हमारा सफ़र चल रहा है और इंग्लिश वाला सफ़र भी चल रहा है, हिंदी वाला सफ़र भी चल रहा है। हम लोग अभी बरेली की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर बरेली का लगाया हुआ है। बरेली में कई सारे चार्जर हैं और एक रमाडा है जो होटल है, वहाँ पर भी लगा हुआ है। एक स्टैटिक का चार्जर भी है। अब जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो आपको कई सारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, मतलब वो डिफरेंट कंपनीज़ की भी हो सकती हैं और टाटा की तो रखिए ही, क्योंकि वहाँ पर चार्जिंग दिख जाती है बट हो जाती है, बट इस बार तो नहीं हुई हमारी। बट डिफरेंट कंपनी से ये होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों को पता रहता है कि इससे चार्जिंग होगी या नहीं होगी और कहाँ पे चार्जर मिलेगा। तो सारी ऐप्स डिफरेंट हैं। मैं जो ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ वो एक EVs नाम से है, एक स्टैटिक नाम से है, एक टाटा पावर की ऐप है। तो कुछ मल्टीपल ऐप्स हैं और भी काफ़ी सारी ऐप्स है। स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा कि मैं कौन कौन सी ऐप यूज़ कर रहा हूँ। बट जब भी आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करिए तो ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप मल्टीपल ऐप यूज़ करिए। और अभी इस सफ़र पे आपको दोबारा से लेकर चलते हैं, बट अभी हम लोग बरेली जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, वहाँ का क्या हाल है। तो ये एक पूरा सच्चाई वाला व्लॉग है कि इसमें इंडिया में EV का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या हालात है कि आप लोग किसी भी सफ़र पे जाते हैं और कितना परेशान होना पड़ता है। हमने अभी फ़िलहाल खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि हमने इस गाड़ी को चार्ज करना है पहले।
जो रेंज एंजाइटी है वो तो होती है। और इसी वजह से अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं क्या होता है। तो चलिए आप सफ़र देखिए गोप्रो की नज़र से। अब मैं आगे चलता हूँ। पहुँच चुके हैं बरेली, और बरेली में हमने ये रामाडा होटल है, इस रामाडा होटल के अंदर हमने चार्जिंग स्टेशन स्पॉट किया है ऐप्स के थ्रू। अब चलते हैं, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। चलते हैं, इसको लगाते हैं पार्किंग पे और अब चार्जिंग वगैरह करके देखते हैं कि अब क्या हो पाती है या नहीं। फाइनली चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है। फॉर्चुनेटली हमें स्टैटिक का चार्जर जहाँ भी मिला है वो चलता ही हुआ मिला है, बट शुरू में प्रॉब्लम आई थी, बट अब वो चल रहा है। और ये 60 किलोवाट का चार्जर है। फिलहाल चार्जिंग में लग चुका है। टाइम 5:15 हो रहा है। हम 1 बजे करीब नैनीताल से निकले थे और बरेली पहुँचे हैं अभी हम, और काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ मैप को डिटेक्ट करने में। काफ़ी चार्जिंग स्टेशन गए जो चल नहीं रहे थे, बट अब ये वाला चल रहा है और 1 घंटे के लिए ही ये वाला चार्जिंग सेशन चलेगा, क्योंकि अभी 5:15 हो रहे हैं, बट ये 6 बजे बंद हो जाएगा। तो देखते हैं 6 बजे तक कितना चार्ज कर पाते हैं। गाड़ी को लॉक करते हैं और चलते हैं हम बाहर और इसको चार्ज होने देते हैं। तो भाई चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है और 1 घंटा लगा है। 18 यूनिट चार्ज हुई है और 401 रुपये लगा है इसको चार्ज करने में। वही फाइनली एक और स्टॉप ले लिया है टाटा पंच ईवी के साथ, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये चीज़ तो मैंने फेस करी है। और अब जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये मैं भारत पेट्रोलियम के पंप पे चार्ज कर रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप जो है ये शाहजहाँपुर के पास पड़ता है, जीशान पॉइंट नाम है इसका पेट्रोल पंप का, और यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ चार्जिंग के लिए। अब चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है, बट ये अगेन चार्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम और फेस होगी अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं कि जब भी जो चार्जिंग स्टेशन रहता है वो काफ़ी देर से आइडल रहता है, तो उसे बैकग्राउंड से रीसेट करवाना पड़ता है। ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनीज़ की हेल्पलाइन दी होती है, हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, वहाँ पर बात करनी पड़ती है। बट जब मैंने भारत पेट्रोलियम की ऐप पे डाला और बात करी उनसे, तो वहाँ पे उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं स्टैटिक जैसे, जहाँ पर बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टैटिक पे जाएंगे तो ये वाला जो चार्जिंग स्टेशन था वो लिस्टेड था, उस वजह से मैंने उनकी हेल्पलाइन पे बात करी। और पहले भी मैं स्टैटिक की जो चार्जिंग हेल्पलाइंस हैं वहाँ पर मैंने बात किया, उन्होंने हमेशा हेल्प किया है। तो फिलहाल तो ये चार्जिंग हो गई है। स्टैटिक की ऐप से मैं चार्ज कर रहा हूँ, जो ईवी ड्राइव इनकी ऐप है उस पर चार्जिंग नहीं हो रही थी, बट फिलहाल स्टैटिक से अब ये पंच ईवी चार्ज हो रही है। मेरे पास तकरीबन 50% के आसपास बैटरी रह गई थी। अभी फ़िलहाल चार्जिंग पे है, आपको दिखाता हूँ कि कितनी चार्जिंग हो चुकी है। इसके अंदर तकरीबन सामने देखेंगे तो 61% चार्ज हो गया है। ये 61% इसके अंदर चार्ज हो गया है। 154 किलोमीटर की रेंज आ रही है। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नैनीताल टू दिल्ली, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। रास्ते में मैंने कई जगह हंट किया है चार्जिंग स्टेशन, बट 2 जगह ही मुझे मिला है, पहला बरेली में और दूसरा शाहजहाँपुर के पास। अब यहाँ से फ्यूल अप कराने के बाद, यानी यहाँ से चार्ज अप कराने के बाद अब मैं आगे निकलूँगा कानपुर की तरफ। फिर देखते हैं कि अब कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ती चार्जिंग कराने की। आपको सफ़र में भी शामिल करता हूँ, आपको बताता हूँ। बट फिलहाल ये चार्जिंग का एक अपडेट था जहाँ पर हम रुके हैं और ये प्रॉब्लम फेस करी है। तक गाड़ी चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर बैठते हैं, मतलब आराम करते हैं, गर्मा गर्म आग सेकते हैं। तो भाई अब यहाँ तो गाड़ी को चार्ज कर लिया है, ईवी ड्राइव से गाड़ी चार्ज हो चुकी है। 99% चार्ज किया है और 100% चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आगे नहीं चार्ज किया है। अब चलते हैं आगे इस पंच ईवी को लेके और निकलते हैं कानपुर की तरफ। तो भाई हमारा ये सफ़र जो नैनीताल से शुरू हुआ था ये अभी तक चल रहा है और रात के 11:30 हो चुके हैं, 11:15 हो चुके हैं। इनफैक्ट 11:45 हो रहे हैं और अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं कानपुर। और हम नैनीताल से 1 बजे चले थे। ये रास्ता सामने चल रहा है, गूगल मैप्स के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। गाड़ी के अंदर 133 किलोमीटर की चार्जिंग रह गई है और 99 किलोमीटर हमारा डेस्टिनेशन है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी इस रास्ते की वाइब ले सकते हैं कि कितना मस्त रास्ता है, कि कोई भी नहीं है इस पर, सिर्फ हम ही हम हैं। और सामने से एक गाड़ी आ रही है, ये देखिए, और आगे कोई भी नहीं है सड़क पे। और टाटा की अगर लाइट की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका विजिबिलिटी मिलती है, और इसको अगर ऑन करते हैं तो इस तरीके से ये
और यहाँ पे ये देखिए, तो इतनी अच्छी विजिबिलिटी है इस टाटा पंच की हेडलाइट्स की। तो चलिए अब आप आगे सफ़र कंटिन्यू करिए और मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। और अगर थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो टाटा पंच का जो ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस है स्पेशली ईवी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसकी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रिक कार है, प्लस इसके अंदर आप लोग को ऑटोमेटिक ही ट्रांसमिशन मिलता है, जिसकी वजह से इस गियर नॉब से आप लोग गियर को सेट कर सकते हैं और डी पर सेट कर दीजिए। उसके बाद आराम से चलाइए, कोई भी क्लच नहीं है, गियर शिफ्ट नहीं करना है। और स्टीयरिंग की अगर बात करूं तो ये स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा खासा बड़ा स्टीयरिंग दिया गया है और स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है नीचे से, जिससे पकड़ने में स्टीयरिंग को बहुत आसानी होती है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऑप्शन भी दिया गया है ताकि आप आसानी से इस स्टीयरिंग को पकड़ सकें। ये देखिए यहाँ पर पूरा फ्लैट है। बाकी जहाँ पर सस्पेंशन वगैरह की अगर थोड़ी सी बात करूँ तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं और थोड़े से सॉफ्टर साइड पे हैं। थोड़ा सा कार बाउंसी फील होती है, स्पेशली जब ख़राब सड़कों पे चलाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट है। बट गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है तो इतनी टेंशन नहीं होती है। ये देखिए जैसे कि आपने देखा कि एकदम से ख़राब सड़क आ गई और अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से गाड़ी नीचे बिल्कुल भी नहीं लड़ी, वरना अगर कोई और हैचबैक होती या कोई सेडान होती तो अभी तक नीचे से गाड़ी से आवाज़ आ जाती। स्पेशली जब नीचे बैटरी पैक लगा हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से चलाना चाहिए। बट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छा खासा है, 190 mm का है, तो जो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे देता है आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। और अगर इंफोटेनमेंट पे आपको मैप चाहिए हो तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर इस तरीके से कंपास भी आ जाता है और अगर आप चाहें तो मैप व्यू भी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ही इस तरीके से गूगल मैप्स इंटीग्रेट किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर है, ताकि ड्राइवर अगर लेफ्ट में ना देखना चाहे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी देखे तो उसको मैप दिख जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और हेल्पफुल चीज़ है। और गाड़ी के अंदर सनरूफ मिल रही है ऊपर, तो सिर्फ एक बटन दबा के सनरूफ इस तरीके से खुल जाती है और आपके गाड़ी के अंदर जो भाप वगैरह बनती है वो भी ठीक हो जाती है। वैसे गाड़ी के अंदर डिफॉगर फ्रंट में और रियर में दोनों में ही मिल रहा है, बट अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलाएंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गाड़ी की रेंज पे। और साथ ही गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठे होते हैं, जितना सामान रखा होता है, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं गाड़ी की रेंज पर। इसीलिए जब आप गाड़ी को चार्ज करेंगे, जब आप लोग गाड़ी को चार्ज करते टाइम बाहर से देखेंगे कि कितनी रेंज दिखा रही है, तो तकरीबन 99% पे 308 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही लोग गाड़ी के अंदर बैठे और हमने सामान वगैरह रखा तो हैवी होने की वजह से, वेट बढ़ जाने की वजह से वो रेंज जो 308 किलोमीटर की दिखा रही थी वो 247 किलोमीटर की बन गई थी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जो कंपनी क्लेम करती है वो ऐसी रेंज होती है जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में टेस्ट करी जाती है, लैब में टेस्ट करी जाती है, जो रियल कंडीशंस को बनाकर रोड कंडीशन वहाँ पर बनाई जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है। बट उसके अंदर चीज़ें नहीं होती, उसके अंदर लोग ज़्यादा नहीं बैठे होते हैं, उसको खाली रेंज टेस्ट किया जाता है और सामान वगैरह नहीं रखा होता है। इसीलिए जो कंपनी क्लेम कर रही है टाटा पंच ईवी की दो तरह की रेंज बताई जा रही है। एक 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, दूसरा 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। एक के अंदर आप लोगों को 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है, जो मीडियम रेंज वाला मॉडल है। दूसरा ये हायर जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसके अंदर 421 किलोमीटर क्लेम किया जा रहा है। बट जब रियल उसमें आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर बहुत डिफरेंस मालूम चलता है कि जब आप लोग गाड़ी के अंदर स्पेशली 4 लोग बैठे होते हैं तो तकरीबन 267 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलती है। और ये रेंज मैं आपको लेवल 3 रीजनरेशन ब्रेकिंग के साथ बता रहा हूँ। अगर आप लेवल 1 पे चलाएंगे तो और कम हो जाएगी, लेवल 2 पे चलाएंगे कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रेंज चाहिए तो लेवल 3 रीजनरेशन ब्रेकिंग पे चलाइए। मतलब ये होता है कि आप लोग जितनी भी एनर्जी वेस्ट करते हैं, मान लीजिए एक्सेलरेशन आपने छोड़ दिया, एक्सेलरेटर छोड़ने से जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो दोबारा से रीजनरेट होती है और उसको बैटरी में चार्ज कर देती है। इसीलिए जब मैं गाड़ी चला रहा था तो जब ये प्लेन सड़कों पर चलती है इस तरीके से तो इसमें रीजनरेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देखेंगे कि जैसे मैंने एक्सेलरेटर छोड़ा, ये जो रीजनरेशन है, स्पीडोमीटर जहाँ पर रेंज आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पर, वहाँ पर रीजनरेशन जो है वो नीचे आ जाता है। वहीं जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है। तो मतलब ये है कि एक्सेलरेट करने से एनर्जी जनरेट हो रही है, जब रिलीज कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रीजनरेशन हो रहा है और थोड़ी सी गाड़ी चार्ज हो रही है। बट ये सब चीज़ें तब फ़र्क पड़ती है जब आप लोग पहाड़ से नीचे आ रहे हो या फिर ज़्यादा स्लोपी आप टेरेन पे चल रहे हो, तो वहाँ पर गाड़ी के अंदर
चार्जिंग बढ़ती जाती है। इसीलिए जब मैं नैनीताल से चला था तो मेरी गाड़ी के अंदर 100 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि नैनीताल से नीचे आने में तकरीबन प्लेन्स पे आने में 37 से 40 किलोमीटर पड़ता है, और मेरी रेंज कम हो जानी चाहिए थी, 60 किलोमीटर पे आ जानी चाहिए थी। लेकिन जब मैं नीचे आया हूँ तो गाड़ी के अंदर रेंज 170 किलोमीटर की थी, मतलब बढ़ गई थी, यानी चार्ज हो गई थी। स्लोप पे चलने की वजह से रेंज बढ़ गई थी। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब आप लोग पहाड़ से नीचे उतरेंगे तब आपकी बैटरी कम लगेगी, इनफैक्ट ज़्यादा चार्ज हो जाएगी। अगर आप एक्सेलरेटर दबाएंगे फिर छोड़ेंगे, उसको रिजनरेट करेंगे, इस तरीके से चलाएंगे, इस पैटर्न से चलाएंगे, तो आपको थोड़ा सा वाइसली चलाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ताकि रेंज जनरेट होती रहे। लेकिन अगर आप लोग इंक्लाइन कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और पहाड़ पर जा रहे हैं, तब आप लोगों की रेंज डबल यूज़ हो जाती है। तो ये एक एक्सपीरियंस है मेरा जो मैंने गाड़ी को चलाते हुए फेस किया है। बाकी गाड़ी को मैंने दिल्ली टू नैनीताल चलाया है, वहाँ पर मैंने अलग एक्सपीरियंस शेयर किया है। गाड़ी को कितना खर्चा आया दिल्ली से नैनीताल जाने में, वो मैंने अलग वीडियो में बनाया है। ये अभी मैं नैनीताल से कानपुर जा रहा हूँ, फिर मैं दिल्ली भी जाऊँगा, लेकिन ये नैनीताल से कानपुर का डिस्टेंस जो था वो तकरीबन 450 किलोमीटर का था, और नॉर्मल टेरेन्स पे नॉर्मल कंडीशंस में 9.5-10 घंटे लगते हैं। बट अभी मैं 1 बजे चला था और रात के 12 बज चुके हैं, तकरीबन 11 घंटे हो चुके हैं। तो 12 घंटे से भी ज़्यादा लगने वाले हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके चल रहे हैं, तो 2 घंटा ये है जो है ले लेता है। तो ये है मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, जो राइड रिव्यू कह लीजिए, ड्राइव रिव्यू कह लीजिए, या फिर एक एक्सपीरियंस कह लीजिए, जो मैंने रास्ते में आपको छोटा सा व्लॉग की तरह भी दिखाया, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी। और यहाँ पर मैंने एक पूरा रैपअप दे दिया है कि चलाते टाइम किस तरीके से ये गाड़ी फील होती है, ताकि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ये सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से चलाएँ, और ये सब चीज़ें आप लोग ड्राइव खुद करके समझ लें, या फिर ये वीडियो से आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे कि इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोग को फेस करनी पड़ेंगी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। तो ये थी टाटा पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन का एक छोटा सा रिव्यू। बाकी आपको मैं कानपुर पहुंचने के बाद दिखा भी दूंगा कि कितनी मेरी रेंज रह गई है और कितना मेरा खर्चा आया है टोटल। बट यहाँ पर मैं रिव्यू ख़त्म करूँगा, वहाँ पर कितनी बैटरी रहती है मोबाइल में मेरे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी ही है, और अब मैं यहाँ पर इसको रैपअप करता हूँ। मिलते हैं आपसे कानपुर में। तो भाई फाइनली कानपुर सिटी के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, और अभी मैं हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी के आसपास। लोग पहुँच चुके हैं कानपुर, और ये सफ़र जो था तकरीबन 450 किलोमीटर का था, और गूगल मैप्स के हिसाब से 8 से 9 घंटे लगते हैं, बट हमें तकरीबन 12 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि हम 1 बजे चले थे और रात के 1:15 हो रहे हैं। अभी भी हमें 10-15 मिनट आगे और जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि 12 घंटे से ऊपर लग चुके हैं। गाड़ी को 2 बार चार्ज किया है, और अगर चार्जिंग कॉस्ट की बात करें तो चार्जिंग कॉस्ट तकरीबन हमारी 695 रुपीज़ की आई है 2 बार चार्ज करने की, और टोटल 695 रुपीज़ में हम लोग नैनीताल टू कानपुर पहुंच चुके हैं। और चार्जिंग टाइम तकरीबन 120 मिनट लगा है, 50 मिनट के करीब, 50 से 60 मिनट के करीब हम लोग ने जो है चार्जिंग स्टेशन पे लगाया है। और बाकी कुछ कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम, चार्जर इशूज़, वो सारी चीज़ें वीडियो में आप लोगों ने देख ही ली हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक और बाकी वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा, जहाँ पर मैंने दिल्ली टू नैनीताल की वीडियो बनाई है। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी ऑटो एक्सपो की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में यही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।